Hey guys, this is Umesh Natwal back with another video. I welcome you all in our YouTube channel Study Search Point. I hope you all are well and enjoying our videos. If you are enjoying it, then please like it, comment on it, and share it with your friends. And if you still did not subscribe our channel, then please subscribe it and press the bell icon for further notification. स्टार्ट करते हैं उत्तराखंड फॉरेस्ट इंस्पेक्टर की हमारी ये सीरीज़, जिसमें हमारा चैप्टर है टिश्यू यानी ऊतक। उसमें हमारा चल रहा है कनेक्टिव टिश्यू विच इज ए पार्ट ऑफ एनिमल टिश्यू। जंतु ऊतक का यह भाग है कनेक्टिव टिश्यू, जिसमें ब्लड यानी रक्त के बारे में हमने लास्ट जो है लेक्चर में लगभग सारी चीज़ें कंप्लीट कर ली थी। अब यहाँ पर कुछ और कनेक्टिव टिश्यू हैं जिनके बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे, जिसमें कि सबसे पहले हमारा जो पार्ट है वो है लिम्फ। इसमें मैं सिर्फ और सिर्फ वही पॉइंट बताऊँगा, देखिए, जो ज़्यादा एग्ज़ाम में पूछा जाता है। जहाँ पर लगेगा कि एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है, वहाँ पर एक्सप्लेनेशन आपको पूरा दिया जाएगा। तो पहला पार्ट है लिम्फ यानी कि लसिका। किसे कहते हैं? जो ब्लड विदाउट आरबीसी होता है। अब आरबीसी आपको पता है कि आरबीसी की वजह से यानी कि रेड ब्लड सेल, आप बोल सकते हैं लाल रक्त कणिकाएं हैं, जिसकी वजह से रक्त का रंग क्या होता है? लाल होता है, जो कि मेरे मार्कर का भी है। ठीक है, रक्त का रंग लाल होता है आरबीसी, और आरबीसी में भी एक प्रेजेंट होता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है? आयरन। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है? आयरन। हीमोग्लोबिन ही होता है जो ब्लड के थ्रू ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन तक का, मतलब ये डिफरेंट ऑर्गन तक सप्लाई करता है ऑक्सीजन की, वो हीमोग्लोबिन होता है। तो इसमें आरबीसी प्रेजेंट नहीं होता। आरबीसी प्रेजेंट नहीं होगा तो रक्त का रंग लाल नहीं होगा, मतलब वाइट ब्लड होगा ये। ठीक है, जो अगर इंसान है तो इंसानों में प्रेजेंट नहीं है, ये आपका इंसेक्ट में प्रेजेंट होता है। कीड़े, कीट पतंग, और खासकर कॉकरोच अगर आपने देखा होगा कभी, तो कॉकरोच का ब्लड कभी भी रेड यानी लाल कलर का नहीं होता है। उसका ब्लड किस कलर का होता है? कॉकरोच का ब्लड होता है वाइट कलर का। कभी उसको देखें अगर आप उसकी चीर फाड़ करके, तो उसका ब्लड हमेशा सफ़ेद होगा। तो उसमें कौन सा लिम्फ प्रेजेंट होता है? हीमोलिम्फ। क्लियर हो गया? इतना ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो है हमारा टिश्यू वो है बोन। बोन को बोलते हैं अस्थि या फिर हड्डी, आप यहाँ पर कुछ भी बोल सकते हैं, हड्डी या अस्थि कहा जा सकता है। ये हार्ड कनेक्टिव टिश्यू है, काफ़ी हार्ड होता है। हार्ड होने का मतलब ये समझ लेना कि यह फ्लेक्सिबल नहीं होगा, मतलब ये लचीला नहीं होगा, ये टूट जाता है। जैसे कभी बचपन में आप खेलते हो, अगर आपकी बोन के ऊपर, हड्डी के ऊपर ज़्यादा लोड पड़ जाता है तो वो मुड़ती नहीं है, टूट जाती है, क्रैक हो जाती है। ठीक है, बेसिकली इसका काम होता है सपोर्टिव नेचर का, यानी कि बॉडी को सपोर्ट देना। जैसे हमारे पैर में हड्डियाँ होती हैं, हर जगह होती हैं जो हमारी बॉडी को सपोर्ट देती हैं। कोई भी चीज़ को आप ऊपर अगर वो कर रहे हो, अपलिफ्ट कर रहे हो, कोई भी लोड उठा रहे हो, तो उसमें भी आपका मसल्स और बोन्स दोनों साथ में वर्क करते हैं। तो काम होता है इनका सपोर्टिव नेचर का। अब ये किस किस से मिलकर के बनी होती है? देखो, ये आपका कैल्शियम फॉस्फेट से मिलकर बनी होती है, कैल्शियम कार्बोनेट। यहाँ पर ये ब्रैकेट मत समझ लेना, ये लग गया गलती से। बोन जो होती है वो आपका कैल्शियम फॉस्फेट से, कैल्शियम कार्बोनेट से मिलकर बनी होती है, जिनकी अमाउंट 60 to 70% होती है। क्लियर हो गया? यानी कि इन शॉर्ट आप समझ सकते हो कि बोन में क्या होता है? कैल्शियम और फॉस्फोरस दोनों ही होता है। और एक प्रोटीन, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है, पूछा जा भी सकता है कि बोन यानी कि अस्थि किस प्रोटीन से मिलके बनी होती है, तो वो ओसिन प्रोटीन से मिलके बनी होती है। और इन इन दोनों पार्ट की वजह से, मतलब एक सॉल्ट वाला पार्ट हो गया, एक प्रोटीन वाला पार्ट की वजह से ही जो बोन होती है वो हार्ड होती है। यानी कि अगर पूछा जाता है बोन की आपका जो यहाँ हार्डनेस होती है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल प्रोटीन कौन सा होता है? ओसिन। और कौन सा सॉल्ट रिस्पॉन्सिबल होता है? तो कैल्शियम फॉस्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3। क्लियर हो गया? एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि ये केवल और केवल जो मैमल्स की हड्डियां होती हैं, यानी कि स्तनधारियों की हड्डियां होती हैं, उनमें ही, ठीक, ये हैवर्सियन कैनाल्स प्रेजेंट होती हैं, यानी कि हैवर्सियन नलिकाएं उपस्थित होती हैं। सिर्फ इतना आपने याद रखना है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। जो कि क्या होता है? कनेक्ट होता है, किसके थ्रू कनेक्ट होता है? ओल्कमेंस कैनाल के थ्रू कनेक्ट होगा। मतलब एक यहाँ पर हैवर्सियन कैनाल्स दूसरी हैवर्सियन कैनाल को जोड़ती है, कौन? ओल्कमेंस कैनाल। तो ये ध्यान रखना, बहुत बार क्वेश्चन ये आ सकता है, आया भी गया कुछ कुछ एग्जाम में, तो इसलिए मैंने इसको यहाँ पर जो है शामिल कर लिया यहाँ पर इस पॉइंट को। ये ऐसे एनसीईआरटी पे था नहीं। ठीक है, तो ये जो है फिर हैवर्सियन कैनाल जो होती है केवल और केवल स्तनधारियों की हड्डियों में पाई जाती हैं। नॉन फ्लेक्सिबल टिश्यू था, ये मैंने पहले बता दिया था, गैर लचीला होता है, मतलब ये
फ्लेक्सिबल नहीं होगा। अगर इस तरह से हड्डी है यहाँ पर ये फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होगी, अगर आप इसको मोड़ने की कोशिश करोगे तो टूट जाएगा ये। और ये कैल्शियम और फॉस्फोरस से मिलके बनी होती है, ऊपर भी ये बात आ चुकी है। ये भी बहुत बार सिंपली पूछ सकता है कि हड्डियाँ किससे मिलके बनी होती है, तो कैल्शियम फॉस्फोरस ऑप्शन में होगा, तो आपको यही लगाना है। क्लियर हो गया? ठीक है, देन आगे बढ़ते हैं। लिगामेंट, लिगामेंट को कहा जाता है स्नायु। क्या कहा जाता है? स्नायु। इसका काम सिर्फ और सिर्फ इतना ध्यान रखना, लिगामेंट का काम क्या होता है? लिगामेंट का काम केवल बोन टू बोन को कनेक्ट करना होता है। बोन, ये एक हड्डी है, ये दूसरी हड्डी है, इसको जोड़ने वाला यहाँ पर एक आपका मतलब लिक्विड से थोड़ा ज़्यादा गाढ़ा लिक्विड टाइप का होगा, वो टिश्यू होता है लिगामेंट टिश्यू, जो इन दोनों पार्ट को जोड़ता है। यानी कि हड्डी से हड्डी को जोड़ने वाले पार्ट को क्या बोलते हैं? लिगामेंट। अस्थि से अस्थि, हड्डी से हड्डी, या बोन्स टू बोन। ये क्वेश्चन में एग्जाम में क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जाता है। क्लियर हो गया? फिर आता है अगला पार्ट टेंडन, जिसको बोलते हैं कंडरा। ये भी बहुत बार पूछा गया, सिंपली एक पॉइंट में पूछा जाता है कि टेंडन यानी कि जो आपको कंडरा होती है वो किस किस को जोड़ती है। तो ये आपका मसल्स को और बोन्स को, यानी कि पेशी को और जो हड्डी को जोड़ने वाले ऊतक का नाम क्या है? टेंडन यानी कि कंडरा है। क्लियर? सिंपल पॉइंट है, इसलिए ज़्यादा डिस्कशन इस पर नहीं करेंगे। अगला आता है कार्टिलेज। अब कार्टिलेज किसे कहते हैं? देखो, उपास्थि किसे कहते हैं? अभी हमने पढ़ा अस्थि, जिसको बोन्स कहते हैं, और ये उपास्थि है। तो इसका मतलब ये भी एक तरह की बोन ही होती है, लेकिन ये फ्लेक्सिबल बोन्स होती है। नॉर्मल बोन्स कभी बेंट नहीं होती है, मुड़ती नहीं है, ये फ्लेक्सिबल होती है। क्यों होती है ये फ्लेक्सिबल? क्योंकि इसमें सेल जो होते हैं बहुत वाइडली स्पेस्ड होते हैं, दूर दूर हैं सेल, दूर दूर है, तो इनके बीच में गैप है ना, गैप है, तो इसको आप मोड़ोगे तो यहाँ का सेल यहाँ आ सकता है, इधर का सेल इधर आ सकता है, तो इसलिए काफ़ी आसान होता है जो कार्टिलेज जो होती है उनको मोड़ना। यानी कि ये फ्लेक्सिबल बोन्स में आती हैं, ये फ्लेक्सिबिलिटी होती है, लचीलापन इनमें ज़्यादा होता है। ये प्रोटीन और शुगर से मिलकर बनी होती है, नो डाउट, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं। कहाँ पर प्रेजेंट होती है? एग्जाम्पल के साथ समझोगे जल्दी समझ में आएगा। ठीक है, ठीक। ईयर मतलब कान में, नोज़ मतलब नाक में, ट्रैकिया, ट्रैकिया आपने गला देखा होगा, ये गले का पार्ट जो नीचे की तरफ को आता है, यहाँ पर आपको इस तरह से बॉक्सेस दिखते हैं, इनको बोलते हैं ट्रैकिया, लाइनिंग्स जो होती हैं। ठीक हो गया? ट्रैकिया। और लेरनिक्स होता है, ये साउंड बॉक्स कहते हैं इसको। क्या बोलते हैं लेरनिक्स को? साउंड बॉक्स। जो भी आपकी आवाज़ आती है, जो आप बोलते हैं, ये भी गले का ही पार्ट है। जो हम बोलते हैं वो लैरिंक्स में से एक साउंड होती है, वो उसमें वाइब्रेशन होता है लैरिंक्स में, उसकी वजह से साउंड प्रोड्यूस होता है। क्लियर हो गया? और जॉइंट्स में प्रेजेंट, सबसे मेन जॉइंट्स है। जॉइंट्स कहाँ कहाँ पर? फिंगर देखो, फिंगर आपका सिर्फ एक ही पॉइंट से मुड़ती है ना, बीचों बीच से, यानी कि वहाँ पर भी कार्टिलेज उपस्थित है। क्लियर हो गया? और जहाँ पर आपकी कलाई होती है, अगर हाथ के थोड़ा नीचे की तरफ को आओगे तो जहाँ कलाई होती है, कलाई भी फ्लेक्सिबल होती है, घुमा सकते हैं हम उसे, वहाँ पर भी कार्टिलेज है। ऊपर अगर कोहनी में आओगे उसको भी घुमा सकते हैं, वहाँ भी कार्टिलेज है। ठीक है? अगर टखने में, यानी कि जो आपका नी होता है, घुटने में जाओगे तो वो भी, उसको भी घुमा सकते हो, फ्लेक्सिबिलिटीज़ होती है, वहाँ पर भी कार्टिलेज उपस्थित होता है। क्लियर हो गया? तो कार्टिलेज के बारे में ही हो गया। अगला है एरोलर, यानी कि अवकाशी। सिंपल सी बात है, बस इसमें कुछ नहीं पूछता कहाँ पर प्रेजेंट है और क्या काम है इसका। ये स्किन और मसल्स के बीच में, मान लो ये मसल्स वाला पार्ट है, ये बाहर की स्किन है, इसके बीच का जो पार्ट होगा इसको भरने का काम करता है एरोलर, यानी कि अवकाशी। उसके अलावा ब्लड वेसल्स, यानी कि ये रक्त वाहिनियाँ जो रक्त लेकर के आ रही हैं, इसके चारों तरफ भी जो आपका टिश्यू होगा उसको हम एरोलर या अवकाशी कहते हैं। और ये बोन मैरो, बोन मैरो मतलब अस्थि मज्जा, इसमें क्या होता है? रक्त का निर्माण। रक्त का निर्माण कहाँ होता है? बहुत बार पूछा गया है, बोन मैरो में होता है। ठीक है? इसका काम क्या होता है? इंटरनल ऑर्गन, जो आंतरिक भाग है, आंतरिक भाग मतलब जिसको आप बाहर से नहीं देख सकते, जैसे हार्ट, लंग्स, ब्लड वेसल्स, इन्हें बाहर से नहीं देख सकते ना, तो इनको सपोर्ट देना इसका काम है। और साथ में टिश्यू कोई डैमेज हो जाए तो उसको रिपेयर करने का काम भी एरोलर टिश्यू का होता है, यानी कि ये रिपेयर का भी काम करता है। अगला बहुत इंपॉर्टेंट, ये अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बहुत ही दफ़ा पूछा गया है, एडिपोस टिश्यू, यानी कि वसा संयोजी ऊतक। इसका नाम से क्लियर हो रहा है, देखो वसा संयोजी मतलब जो फैट होता है, वसा होता है, उसको स्टोर करता है, तो फैट स्टोरिंग टिश्यू कहते हैं इसको। क्या बोलते हैं? फैट स्टोरिंग टिश्यू। ये कहाँ प्रेजेंट होता है? बिलो द स्किन। ये आपकी स्किन है, इसके नीचे की तरफ, स्किन के ऊपर नहीं, स्किन के नीचे की तरफ ये प्रेजेंट होगा। या जो हार्ट होता है, यानी कि जो आपका हृदय होता है, उसके चारों ओर, ब्रेन में भी होता है, और आई बॉल्स के नीचे, आई बॉल्स आपने आंखों में गोल सी बॉल सी देखी होगी, उसके नीचे भी ये उपस्थित होता है। ये क्या होता है? देखो, ये जो एडिपोस टिश्यू होता है, इसमें बहुत सारे छोटे छोटे फैट ग्लोब्यूल्स होते हैं जो भरे हुए होते हैं, जिनको बोलते हैं वसा गोलिका, गोले से भरे होंगे, फैट के गोले होंगे ना, इसलिए तो ये फैट स्टोर करेंगे, जिनको बोलते हैं हम एडिपोसाइट्स। तो एग्जाम में सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि एडिपोस टिश्यू जो है को और क्या कहते हैं, या फिर वो जिन चीज़ से भरा हुआ होता है, जिन चीज़ से मिलके बना होता है, उनको क्या बोलते हैं? एडिपोसाइट्स कहा सकता है, या फैट ग्लोब्यूल्स भी कहा जा सकता है। क्लियर हो गया? ये इंसुलेटर, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंसुलेटर की तरह काम करते हैं, और ये लॉस ऑफ हीट को
रोकते हैं। इसका मतलब समझना, देखो इंसुलेटर का मतलब आपने पढ़ा होगा, इंसुलेटर का मतलब कुचालक, ठीक है। कुचालक का मतलब जो अपने में से विद्युत और ऊष्मा को प्रवाहित नहीं होने देते हैं, ना तो विद्युत को प्रवाहित होने देंगे नहीं ऊष्मा को। अब यहाँ विद्युत का तो हमको काम नहीं करना है, तो ऊष्मा को अपने में से प्रवाहित नहीं होने देंगे। मतलब जो तापमान शरीर के अंदर है, जहाँ पर हार्ट है, स्टमक अंदर है, उसको बाहर नहीं आने देंगे, और बाहर का जो तापमान है उसको शरीर के अंदर नहीं आने देंगे। तो इससे क्या होगा, जो शरीर के अंदर के भाग हैं, आंतरिक भाग हैं, उनको कभी नुकसान नहीं पहुंचता, ना तो उन्हें ज़्यादा ठंड लगती, ना ही ज़्यादा गर्म लगती है। तो ये इंसुलेटर की तरह काम करता है। अब बहुत बार क्वेश्चन यहाँ पर आ गया है तो मैं बता देता हूँ, बहुत बार क्वेश्चन आता है बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड, या जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो फ़ारेनहाइट में बताता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। ये फ़ारेनहाइट है एफ़, और ये डिग्री सेंटीग्रेड में है इसका 37 डिग्री सेंटीग्रेड। ये हमारी बॉडी का टेम्परेचर फिक्स रहता है, बॉडी का टेम्परेचर कभी भी नहीं बदलता है। जैसे आप कहते हो गर्मी लगी कह दोगे यार बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जा रहा है, तो वो बॉडी का क्या होता है, बाहर का टेम्परेचर बढ़ रहा है, लेकिन बॉडी के अंदर जो ऑर्गन है उन सब में अभी भी 37 डिग्री सेंटीग्रेड है। लेकिन बाहरी जो वातावरण है, ये वातावरण है, इसमें टेम्परेचर मान लो 42 डिग्री पहुंच गया ना, तो यहाँ ज़्यादा है और आपके शरीर का टेम्परेचर कम है, तो यहाँ से ऊष्मा प्रवाहित होकर आपके शरीर में आती है, इसलिए हमें ठंड लगती है। और गर्मियों में क्या होता है, हमारे शरीर का तापमान मान लो 37 डिग्री है और बाहर आपका 10 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो अब आपके शरीर का टेम्परेचर ज़्यादा है ना, तो यहाँ से ऊष्मा प्रवाहित होकर वातावरण में चले जाती है। जब आपके शरीर से ऊष्मा बाहर चले जाएगी तो आपको ठंडा लगेगा ना, तब आपको ठंडा लगता है। लेकिन ये केवल बाहरी स्किन पर लगता है, अंदर के जो ऑर्गन्स हैं उनमें मोरलेस कोई ऐसी कंडीशन ना आ जाए तो टेम्परेचर लगभग सेम ही रहता है। क्लियर हो गया इतना, इतना आपको समझना है। यहाँ पर ये हमारा कनेक्टिव टिश्यू कंप्लीट हुआ। अब है नर्व टिश्यू। नर्व टिश्यू छोटा सा है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नर्व टिश्यू को बोलते हैं तंत्रिका ऊतक, जो कि सबसे बड़े सेल से मिलकर के बना होता है। मतलब जो नर्व टिश्यू है वो आपका नर्व सेल से मिलकर के बना होता है। किससे मिलकर बना होता है, नर्व सेल से, या जिनको हम बोलते हैं न्यूरॉन्स, इनसे मिलकर बना होता है। 1 मीटर लंबा होता है। तो ये ह्यूमन बॉडी का सबसे बड़ा सेल है। सबसे बड़ी कोशिका अगर पूछेंगे तो वो कौन सी है, सबसे बड़ी कोशिका, सबसे बड़ी जो कोशिका है वो है नर्व टिश्यू, सॉरी नर्व सेल, ठीक है। यानी कि तंत्रिका जो कोशिका है वो मानव के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका, लगभग 1 मीटर लॉन्ग। इसका काम क्या होता है, देखो नर्व टिश्यू का एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई, मतलब जो भी यहाँ पर उद्दीपन होगा, सेंसेशन होगा, उसके लिए रिस्पॉन्ड करना। सेंसेशन का मतलब क्या है, जैसे गर्म चीज़ पर आपने हाथ लगा दिया तो तुरंत से एक मैसेज ट्रांसफ़र होगा ब्रेन की तरफ, और ब्रेन से रिप्लाई आएगा कि ये चीज़ गर्म है, अपना हाथ हटा लो। या ठंडी चीज़ पर रखने पर भी ऐसा रिस्पॉन्स आ सकता है, या कभी कोई चीज़ चुभ जाए आपकी स्किन पर तब भी ये रिस्पॉन्स आता है। तो जितने स्टिमुला, जितने सेंसेशन होते हैं, ये सारे केमिकल सिग्नल होते हैं, ठीक है। अभी आगे बता देंगे क्या है करके। तो ये जितने सेंसेशन स्टिमुलाई होते हैं, इन सब के लिए रिस्पॉन्ड कौन करता है, नर्व टिश्यू। नर्व टिश्यू वो टिश्यू है जो ब्रेन को, थोड़ा साफ लिखते हैं, नर्व टिश्यू वो टिश्यू है जो ब्रेन को, या नर्व सेल भी कह सकते हैं, जो ब्रेन को डिफरेंट बॉडी पार्ट से जोड़ता है, डिफरेंट बॉडी पार्ट से जोड़ता है। इतना ध्यान रखना है। ये कहाँ कहाँ पर ब्रेन में प्रेजेंट है, स्पाइनल कॉर्ड मतलब मेरुदंड में, और नर्व्स में उपस्थित होता है, या ये सब चीज़ें नर्व टिश्यू से मिलकर के बनी होती हैं। अब एक और चीज़ क्या बता दूं मैं आपको, इसमें जो इम्पोर्टेंट है, मेरे को लग भी रहा है, इसमें लिखा नहीं है मैंने, अभी याद आ गया, कि जो नर्व जो सेल होते हैं या टिश्यू होते हैं, इनकी ना रीजनरेशन एबिलिटी बहुत ही मिनिमम होती है। रीजनरेशन का मतलब एक जैसे बहुत सारे सेल डिस्ट्रॉय होते रहते हैं, बनते रहते हैं, डिस्ट्रॉय होंगे बन जाएंगे, लेकिन नर्व सेल या नर्व टिश्यू डिस्ट्रॉय होने के बाद जल्दी नहीं बनते हैं, तो इसलिए रीजनरेशन एबिलिटी बहुत ही मिनिमम होती है। इसकी वजह से क्या होता है कि कभी न्यूरॉन्स अगर आपके डैमेज हो गए तो फिर वो जुड़ नहीं पाते हैं। जैसे बहुत बार कहते हैं कि दिमाग में लगी चोट, यानी सर पर लगी चोट बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होती है, एक तरह से फेटल सिचुएशन में ले आती है, डेथ की सिचुएशन में भी ले आती है इंसान को। रीज़न यही है कि जब सर पे चोट लगेगी तो सेल तो मरेंगे ना, डिस्ट्रॉय होंगे, तो नर्व सेल दोबारा नहीं बनते हैं जल्दी, मतलब बनेंगे लेकिन इतनी जल्दी नहीं बनेंगे कि अभी बहुत जल्दी बन जाते हैं, इसलिए रिकवरी में काफ़ी टाइम लगता है, जिसके सर वगैरह में चोट लगती है, ठीक है। और एक और बात यहाँ पर बता देते हैं, जैसे आपने कभी पैरालिसिस वर्ड सुना होगा, पैरालिसिस का मतलब कोई अलग से कोई हुआ नहीं, आपको बीमारियाँ नहीं आ गई, पैर आपका बिल्कुल सही है। मान लो बहुत बार आपने देखा होगा कि एक आपका लेफ़्ट, जब टीवी वगैरह या किसी में किया, कोई भी पेशेंट है उसका लेफ़्ट
बॉडी पार्ट काम नहीं कर रहा है, लेकिन क्या लेफ्ट बॉडी पार्ट में कुछ हुआ है, चोट लगी, कटा, कुछ हुआ नहीं, लेकिन फिर भी कैसे वो काम नहीं कर रहा है, क्योंकि ब्रेन देता है ना मैसेज। मैं अभी बोल रहा हूँ तो ब्रेन मेरे को मैसेज कर रहा है कि बोल, नहीं बोलने को कहेगा तो नहीं बोलूँगा, लेकिन ब्रेन को बॉडी से जोड़ने वाला जो जो सिग्नल है वो है नर्व सेल, न्यूरॉन्स, वो टूट चुका है। वो टूट चुका है तो ब्रेन मेरा जो मान लो लेफ्ट बॉडी पार्ट जो बिल्कुल जो ख़राब हो चुका किसी का, वो ब्रेन उसको मैसेज ही नहीं कर रहा है, ब्रेन ने उससे अपना रिश्ता तोड़ दिया, कनेक्शन ख़त्म। तो ब्रेन मैसेज नहीं करेगा तो अपने आप हमारी बॉडी का कोई भी पार्ट वर्क नहीं करता कभी भी। ब्रेन से उसको मैसेज आता है, हर एक बॉडी पार्ट ब्रेन से जुड़ा हुआ होता है न्यूरॉन्स के थ्रू, तो इसीलिए वही उसको मैसेज करेगा, वही सिग्नल देगा कि ये एक्टिविटी करनी है, इस तरह की करनी है, तब कर पाते हैं। ठीक है, तो जो पैरालिसिस सिचुएशन या जो आपकी पैरालिसिस एक जो कंडीशन आती है उसमें न्यूरॉन्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। वो पूरी बॉडी के नहीं, किसी के भी हो सकते हैं, मतलब किसी पार्ट के। फिर उसको टाइम लगता है, कभी कभार आपने देखा होगा पैरालिसिस से आदमी सही हो जाता है विल पावर से भी, ट्रीटमेंट से भी। तब तक क्या होता है, किसी तरह से अगर रीजनरेट हो गए नर्व सेल या न्यूरॉन्स तो फिर वो वर्क करने लग जाते हैं। क्लियर है? तो इतना बताना, थोड़ा सा समझा दिया। ये एक मैंने डायग्राम सा बनाया है यहाँ पर, थोड़ा सा गलत सा लगे तो कोई ज़्यादा वो नहीं लेना है। इस तरह से न्यूरॉन्स बना होता है, यानी कि नर्व सेल इस तरह से बना होता है, जिसमें एक सिंगल पार्ट आपको दिख रहा होगा, ये इतना बड़ा सा, इनको बोलते हैं एक्सन, यानी कि अक्षतंतु। ठीक हो गया। और इसके अलावा बहुत सारे ये ब्रांच्ड पार्ट दिख रहे हैं, इनको बोलते हैं डेंड्राइट्स, यानी कि प्रतानिकाएं। सिर्फ ये नाम याद करने हैं, इतना ही आपको इसमें समझना है। ठीक हो गया। न्यूरॉन्स क्या कैरी करते हैं? ठीक, इम्पल्सेस। इम्पल्स मतलब आवेग, आवेग मतलब मैसेज। कहाँ से? फ्रॉम वन टू अनदर न्यूरॉन इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल। अभी मैंने बताया था कि जो भी सिग्नल हमें मिलते हैं वो इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल होते हैं। मतलब ये एक न्यूरॉन है, ये इसके पास कोई मैसेज आएगा तो क्या यही थोड़ी चला जाएगा ब्रेन के पास कि ये वाला मैसेज आ गया है, ये अपने सामने वाले दूसरे न्यूरॉन को देगा, ये दूसरा न्यूरॉन तीसरे को देगा, तीसरा चौथे को, एक पूरा यहाँ पर रिले सिग्नल सा होगा। और ये जो ये इसको सिग्नल देगा किसी फॉर्म में तो देना पड़ेगा ना, तो वो हमेशा इलेक्ट्रोकेमिकल वेव्स में, यानी कि विद्युत रासायनिक तरंगों की रूप में वो सारे सिग्नल, सारे इम्पल्सेस होते हैं। और ये जो इनके बीच का गैप होता है ना, मतलब एक न्यूरॉन दूसरे से जुड़ा होता है, उसको हम बोलते हैं साइनेप्स। तो यहाँ पर हमारा जो है कनेक्टिव टिश्यू का पार्ट कंप्लीट हुआ। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें एक हमारा पार्ट और बचा हुआ है एनिमल टिश्यू में, मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू को कंप्लीट कर लेंगे, देन उसके बाद हमारा टिश्यू पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए कहीं ना कहीं हेल्पफुल साबित हुई होगी, आपको मज़ा आया होगा वीडियो देख करके। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि फ़र्दर नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।